ईश्वर की शरण में जब भी जाएं आप तो इस भाव से जाएं, यानी कि ईश्वर से कुछ नहीं मांगना, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से जाएं। क्योंकि आपको क्या चाहिए ये उस ईश्वर को, परम पिता परमात्मा को बिल्कुल पता है कि आपको क्या चाहिए। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूं और प्रारंभ करते हैं कक्षा 12 की वितान भाग 2 पुस्तक हमने प्रारंभ कर रखी है और आज हम देखेंगे उसका दूसरा अध्याय, जूझ। ठीक है, दूसरा पाठ। और शाम को 8 बजे अपनी आज ग्रेड सेकंड का जो स्नातक स्तर वाला पाठ्यक्रम है उसके अंदर कबीर साहब को है जो हम प्रारंभ करेंगे, जिसके अंदर कबीर के जो अंग हैं और जो पद हैं वो हम प्रारंभ करेंगे आज से 8 बजे। ज़रूर देखेगा वो क्लास। और निवेदन आपसे, इन क्लासेज को आप लाइक किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें सभी दोस्तों के साथ, क्योंकि निःशुल्क रूप से जब करवाया जा रहा तो सभी की मदद होनी चाहिए। तो आप जितना ज़्यादा किसी की मदद करोगे ईश्वर भी आपकी मदद करेगा। और पहली बार देख रहे हो, सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो आप तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। कवि आदि गणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल है जिस पर 4600 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। उस टेलीग्राम चैनल को है जो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आज का जो अध्याय है वो आनंद यादव साहब का है, जूझ। इसको हम देखेंगे। पहले आनंद यादव साहब का थोड़ा परिचय देख लेते हैं। जन्म होता है साहब इनका 1935 में। कब? 1935 में जन्म होता है, कागल, कोल्हापुर, महाराष्ट्र के अंदर। पूरे नाम की बात करें हम तो इनका पूरा नाम है आनंद रतन यादव। तो ध्यान में रखिएगा, आनंद यादव साहब का पूरा नाम अगर पूछ ले तो आनंद रतन यादव। ठीक है। और पाठकों के बीच में ये जो इनके चाहने वाले हैं उनके बीच में ये आनंद यादव के नाम से है जो परिचित है साहब। ठीक है। मराठी एवं संस्कृत साहित्य में स्नातकोत्तर डॉक्टर आनंद यादव बहुत समय तक पुणे विश्वविद्यालय में क्या रहे, मराठी विभाग में जो काम करते रहे साहब। और अब तक लगभग 25 पुस्तकें इनकी प्रकाशित हो चुकी है आनंद साहब की। उपन्यास के अतिरिक्त कविता संग्रह, समालोचनात्मक निबंध आदि पुस्तकें भी इन्होंने प्रकाशित है जो करवाई है। भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित नटरंग हिंदी पाठकों के बीच में भी ये चर्चित रहे। और यहाँ जो अंश प्रस्तुत है जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जूझ उपन्यास से लिया गया है। यानी कि जो जूझ आज की जो रचना है जो हम पढ़ेंगे वो जूझ जो उपन्यास है उसका एक अंश है। ठीक है। और 1900 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी इनको नवाजा गया था। कब? 1990 में। 1990 के अंदर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया है। प्रारंभ करते हैं जूझ को। तो आज जो ये जूझ आनंद यादव साहब का हम देख रहे हैं, इसके अंदर क्या है, एक किशोर है। किशोर के देखे और भोगे हुए जो उसका गंवई जीवन है उसका एक कचोटने वाला यथार्थ है। वो उसका जो चारों तरफ का परिवेश है उसको हम देखेंगे इसके अंदर। और साथ ही साथ निम्न मध्यम वर्गीय जो ग्रामीण समाज है उसका लड़ने जूझने वाला किसान जो मजदूर है उनके संघर्ष की एक अनूठी झांकी जो प्रस्तुत करती है। यानी जूझ यानी किसी भी काम के लिए जूझना, संघर्ष, ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर आज पाठ के अंदर हम देखने को मिलेगी। और ये जूझ जो उपन्यास है उसका क्या है, एक अंश है। ठीक है। प्रारंभ करते हैं। पाठशाला जाने के लिए मन तड़पता था, लेकिन दादा के सामने खड़े होकर यह कहने की हिम्मत नहीं होती थी कि मैं पढ़ने जाऊंगा। तो ये सवाल, पहला सवाल यहीं से बन सकता है क्या, पाठशाला जाने के लिए मन तड़पता था, किस अध्याय से ली गई है ये पंक्ति? तो ध्यान में रखिए ना, जूझ से। ठीक है, आनंद यादव साहब का। कई बार पाठों की प्रथम पंक्ति देकर पूछा जाता है ये। डर लगता था कि हड्डी पसली एक कर देगा। स्कूल जाने के लिए मन तड़पता था लेकिन कह नहीं पाता था कि मैं पढ़ने जाऊंगा, हिम्मत नहीं होती थी। क्यों? डर लगता था कि हड्डी पसली एक कर देगा। इसलिए मैं इस ताक में रहता, इस फिराक में रहता, इस मौके में रहता कि कोई दादा को समझा दे। मुझे इसका विश्वास था कि जन्म भर खेत में काम करते रहने पर भी हाथ कुछ नहीं लगेगा भाई साहब। जो बाबा के समय था वह दादा के समय नहीं रहा। ये खेती हमें गड्ढे में धकेल रही है। पढ़ जाऊंगा तो नौकरी लग जाएगी,
4 पैसे हाथ में रहेंगे, विठोबा आना की तरह कुछ धंधा कारोबार किया जा सकेगा। अंदर ही अंदर इस तरह के विचार है जो चलते रहते। अब कौन है क्या है आगे हमें ज्ञात हो गई ये चीज़ें सारी की सारी। और आगे है कि दिवाली बीत जाने पर महीना भर ईख पेरने का कोल्हू चलाना होता था। ईख से यहाँ पर तात्पर्य है गन्ना या ऊख, ठीक है, गन्ना। तो कोल्हू जरा जल्दी शुरू किया तो दादा की समझ से क्या ईख की अच्छी खासी है जो कीमत मिल जाती, यानी कि जल्दी चलाना शुरू कर दिया। दादा थोड़ा प्रसन्न हो जाता है कि ठीक है, बढ़िया काम करा मामला। और यह उसकी समझ कुछ हद तक सही थी। जब चारों ओर कोल्हू चलने लगते तो बाजार में गुड़ की बहुतायत हो जाती और भाव है जो नीचे उतर जाते, यानी सामान ज़्यादा हो जाएगा तो भाव अपने आप कम हो जाएंगे। उस समय नंबर 1 और नंबर 2 का गुड़ बहुत आता और हमारे जैसे खेतों पर ये जो बनाए गए नंबर 3 के गुड़ को कौन पूछता है यहाँ पर। बाकी के किसान दूसरे ढंग से विचार करते थे। उनका मत था कि यदि ईख को, गन्ने को कुछ दिन खेत में खड़ी रहने दिया गया तो गुड़ जरा ज़्यादा निकलता है। देर तक खड़ी रहने वाली ईख के रस में पानी की मात्रा कम होती है और रस है जो गाढ़ा हो जाता है, जिसके कारण ज़्यादा गुड़ है जो निकलता है। लेकिन दादा की समझ से गुड़ ज़्यादा निकलने की अपेक्षा भाव ज़्यादा मिलना चाहिए कि पहले कर लो अपने काम, मार्केट में रहेगा नहीं, तभी हमें जो टिका देंगे। और इसलिए सारे गांव भर में हमारा कोल्हू सबसे पहले जो शुरू है जो हो जाता था। और इसी कारण वह इस वर्ष भी शुरू हुआ और हम उससे जल्दी निपट गए, आगे के काम में है जो लग गए। वहीं सभी जन धूप में लेटे हुए थे। माँ धूप में कंडे थाप रही थी। मैं बाल्टी में पानी भर भर कर उसे है जो दे रहा था। कंडे मतलब अलग अलग जगह अलग अलग बोला जाता है। अटा अपने मारवाड़ी में के पोटा तापा, कोई के छाना, कोई कंडा, कोई उपड़ा, मतलब अलग अलग जगह अलग अलग बोले जाते हैं। कुछ न कुछ बातचीत भी कर रहे थे, हम दोनों ही थे, इसलिए ये सोचकर कि बात माँ से कहनी चाहिए और मैंने अपने पढ़ने की बात है जो छेड़ दी। अब माताजी को दादा से डर लगता था कि ये फोड़ेगा। अब ये माताजी से कहता है, यहाँ पर पढ़ने वाली बात माताजी को कन्विंस करता है, राजी करने की कोशिश करता है। माँ ने कहा, अब तू ही बता मैं क्या करूं, अब तू ही बता मैं क्या करूं। पढ़ने लिखने की बात तो वह बरहेला सुअर की तरह घुर्राता है, तुझे मालूम है कि पता चलेगा तो क्या करेगा वो। तो माँ के मन में जंगली सुअर बहुत गहराई में है जो बैठा हुआ था। अब मड़ा मतलब खेती के सभी काम बीत गए हैं अपने, मेरे लिए कुछ तो करना नहीं रह गया है, इसलिए कहता हूँ तो दत्ताजी राव सरकार से मेरे पढ़ने के बारे में जो कह। तो यहाँ पर ये किससे पढ़ने की बात नहीं कह रहा है, दत्ताजी राव सरकार से कह रहा है कि उनसे मेरे पढ़ने के बारे में कह, उनसे बात कर इस बारे में। आज ही रात को उनके यहाँ हम चलेंगे, मैं चलूँगा तेरे साथ, तो उन्हें सब कुछ समझा कर बता दे, तो वे दादा को ठीक तरह से जो समझा सकेंगे। तो यहाँ पर माँ बेटे के ये संवाद चल रहा है कि तू दत्ताजी राव सरकार से पढ़ने के बारे में कहना, तो वो क्या दादा को, तो वे दादा को ठीक तरह से समझा सकेंगे ताकि मेरा मामला पढ़ने का सेट हो जाए। ठीक है चलेंगे। तो माँ ने हाँ तो की, लेकिन अंदर से माँ के स्वर में क्या थी, उदासी थी एक तरीके से कि यार चलेंगे ठीक है। मुझे भी मालूम था कि इतना करने पर भी कोई लाभ है जो नहीं होगा, लेकिन वह मेरा मन रखने के लिए क्या जाने को है जो तैयार हो गई। उसको भी पता था, पता नहीं मुझे लगता नहीं कुछ मामला होने वाला है, दादा है जो मानने वाला, लेकिन मेरा मन रखने के लिए उसने कह दिया कि हाँ ठीक है चलेंगे। मेरी तड़फन वह समझती थी, 7वीं तक पढ़ाने की उसके मन में तैयारी थी, लेकिन दादा के आगे उसका बस है जो नहीं चलता था। रात को मैं और माँ दत्ताजी राव देसाई के यहाँ पर गए। रात को मैं और माँ, अब देखिए सवाल यहाँ से इस तरीके से पूछा जा सकता है, आप सोच भी नहीं सकते कि दत्ताजी राव के यहाँ पर ये कब गए थे, रात को, सुबह को, दोपहर को या शाम को, ठीक है। तो रात को गए थे, रात को। माँ ने दीवार के सहारे बैठकर दत्ताजी राव से सब कुछ कह दिया। वे भी इस बात से सहमत हो गए। माँ ने यह भी बताया कि दादा सारे दिन बाजार में रखमाबाई के पास है जो गुजार देता है, वहीं टाइम पास करता है, वो खेती के काम में हाथ नहीं लगाता। माँ ने देसाई को ये विश्वास दिला दिया कि दादा को सारे गांव भर आज़ादी के साथ घूमने को जो मिलता रहे,
इसलिए उसने मेरा पढ़ना है जो बंद कर मुझे खेती में जोत दिया। ये भी बता दिया कि मुझे खेती में चेप दिया कि तू काम कर और मैं यहाँ पर आज़ादी से घूमता रहूँ, इसलिए मुझे चेप रखा है कि वो आसन आज़ादी से घूमता रहे। और यह सुनते ही देसाई दादा जो चिढ़ गए और बोले, आने दे अब उसे, मैं उसे सुनाता हूँ कि नहीं अच्छी तरह देख। तो ये पूछा जा सकता है, आने दे उसे, आने दे अब उसे, मैं उसे सुनाता हूँ कि नहीं अच्छी तरह देख। ये कथन किसका है? तो यह है देसाई दादा का। ठीक है। उठते उठते मैंने भी दत्ताजी राव से कहा, अब जनवरी का महीना है, अब परीक्षा नज़दीक आ गई है, मैं यदि अभी भी कक्षा में जाकर बैठ गया और पढ़ाई की दोहराई कर ली तो 2 महीने में 5वीं की सारी तैयारी हो जाएगी मेरी और मैं परीक्षा में पास हो जाऊंगा। इस तरह मेरा साल है जो बच जाएगा। अब खेती में ऐसा कुछ काम भी नहीं है, सारा निपटा दिया है। मेरा पहले ही 1 वर्ष बेकार हो चला है। ठीक है ठीक है, अब तुम दोनों अपने घर जाओ, जब वह आ जाए तो मेरे पास भेज देना और उसके पीछे से घड़ी बर्बाद मैं तू भी आ जाना रे छोरा। जी कहकर हम खड़े हो गए। उठते उठते हमने ये भी कहा कि हमने यहाँ आकर ये सभी बातें कही है, ये मत बता देना कि हमने ये बातें आकर आपको कही है, ये उनको मत बता देना, नहीं तो वो हमारी खटिया खड़ी कर देंगे वहीं पर। नहीं तो हम दोनों की खैर नहीं है, माँ अकेली साग भाजी देने आई थी, ये बता देंगे तो अच्छा होगा। आप ऐसे पूछे तो भी कह देंगे माँ यहाँ पर साग भाजी देने आई थी तो सूचना दी थी कि वो आए तो भेज देना। ठीक है, मुझे जो करना है मैं करूँगा। देख उसके सामने ही तुझसे कुछ पूछूंगा तो निडर होकर साफ साफ उत्तर देना, डरना मत बिल्कुल भी। नहीं जी, मैं माँ के साथ लौट आया। 1 घंटा रात बीते दादा घर पर आया। मैं घर में ही था। आते ही माँ ने दादा से कहा, साग भाजी देने देसाई सरकार के यहाँ गई थी तो उन्होंने कहा कि बहुत दिनों से तेरा मालिक दिखाई नहीं दिया है, खेत से आ जाने पर ज़रा इधर भेज देना। कुछ काम वाम था? दादा ने अधीरता से पूछा। तो कुछ काम वाम था किसका कथन है? दादा का। तो ध्यान में रखना, कुछ काम वाम था किसका कथन है? दादा का, देसाई जी का, माँ का, बेटे का। तो ध्यान में रखना दादा का। मुझे तो कुछ बताया नहीं उन्होंने। दादा कहता है कि मुझे तो कुछ बताया नहीं। तो मैं हो आता हूँ, चलो तब तक तू रोटियाँ सेक ले, गणपा आए तो उसे खेतों पर है जो भेज देना पहले ही। दादा तुरंत उठ खड़ा हुआ। देसाई के बाड़े का बुलावा दादा के लिए सम्मान की बात थी कि वहाँ से बुलाया हुआ आया, चलो रिस्पेक्ट वाली बात है, कुछ विशेष होगा। आधा घंटा बीतने पर माँ ने मुझसे कहा कि अब तू जा, कहना जीम ने बुलाया है, भोजन करने बुलाया भाई साहब। अच्छा। मैं पहुंचा तो सरकार मेरी राह देख रहे थे। क्यों माफ़ करें, क्यों आए रे छोरे? दादा को बुलाने आया हूँ, अभी खाना नहीं खाया है। तो देखिए पूरी योजना बना रखी थी कि पहले उसको भेजना फिर तू पीछे से आना, ऐसे ऐसे करके। तो दादा वो देसाई साहब पूछते हैं, क्यों आया रे छोरे यहाँ पर? कि दादा को बुलाने आया हूँ मैं, तो अभी खाना नहीं खाया है। बैठ थोड़ी देर यहीं बैठ, अभी तो आया हुआ मेरे पास। जी मैं बैठ गया। धीरे धीरे दत्ताजी राव पूछने लगे, कौन सी में पढ़ता है रे तुम? जी 5वीं में था किंतु अब नहीं जाता हूँ। पूरी सेटिंग बना रहे हैं ये। क्यों रे, अब क्यों नहीं जाता? देसाई जी पूछ रहे। दादा ने मना कर दिया है, खेतों में पानी लगाने वाला कोई नहीं है। क्यों रत्नापा? तो जो दादा का नाम क्या है? रत्नापा है। हाँ जी। फिर तू क्या करता है? तो सरकार ने दादा से जिरे करना, सवाल करना, बातचीत करना शुरू किया तो सारा इतिहास है जो बाहर निकल आया। सरकार ने दादा पर खूब गुस्सा किया। उन्होंने दादा की खूब है जो हजामत बनाई। देसाई के खेत को, देसाई के मड़ा, ये पूछा जा सकता है मड़ा से तात्पर्य खेत को छोड़ देने के बाद दादा का ध्यान किसी काम की तरफ है जो नहीं रहा। मन लगाकर वह खेत में श्रम नहीं करता है, फसल में लागत नहीं लगाता है, लुगाई और बच्चों को काम में जोत कर किस तरह खुद गांव भर में खुले सांड की तरह घूमता है और अब अपनी मस्ती के लिए किस तरह छोरा के जीवन की बलि चढ़ा रहा है, ये सब उन्होंने सुनाया। तो देसाई साहब ने दादा को सुनाते हैं, ये डांटते हैं कि छोरे को क्यों खराब कर रहा है, पढ़ने दे इसे। दादा के हर एक तर्क को दत्ताजी राव ने काट दिया। दादा ने बहुत सारे तर्क दिए, ये हो गया था इस वजह से ये नहीं कर रहा, ये और दत्ताजी राव ने सब कुछ काट दिया, उसके तर्कों को निराधार कर दिया और मुझसे कहा, सवेरे से तू पाठशाला जाता रहे, कुछ भी हो पूरी फीस भर दे उस मास्टर की और मन लगाकर पढ़ाई कर और किसी भी तरह साल नहीं मारा जाए। मतलब साल नहीं मारा जाए नहीं, साल खराब नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रख। यदि इसने तुझे पढ़ने नहीं भेजा तो सीधा चला इधर, सुबह शाम जो हो सके वह काम कर यहाँ और पाठशाला जाते रहना, मैं पढ़ाऊँगा तुझे। कौन कहते हैं? दत्ताजी राव।
इसके पास जरा ज़्यादा बच्चे हो गए हैं, इसलिए तुम्हारे साथ कुत्तों की तरह बर्ताव करता है ये। मैंने मना कब किया है जी, इसको जरा गलत सलत आदत पड़ गई थी, इसलिए पाठशाला से निकाल कर जरा नज़रों के सामने रख लिया। ये यहाँ पर दादा टाल मटोल कर रहा है। कैसी आदतें, चाहे जैसी, यहाँ वहाँ कुछ भी करता है, कभी कंडे बेचता है, कभी चारा बेचता, सिनेमा देखता है, कभी खेलने जाता है, खेती और घर के काम में इसका बिल्कुल ध्यान नहीं है। दादा ने मेरे ऊपर अचानक हल्ला बोल दिया, क्यों रे छोकरे, क्या ठीक है क्या बात ये? नहीं जी, कभी एक बार मेले में पट्टा पर पैसे लगा दिए थे दादा, तो कभी भी सिनेमा के लिए पैसे नहीं देते हैं, इसलिए खेत पर गोबर बीन बीन कर माँ ने कंडे थपवा लिए थे और उन्हें बेचकर ही कपड़े भी बनवाए थे। उसी समय एक बार सिनेमा भी गया था, मैंने भी झूठ सच मिलाकर है जो ठोक दिया। अब ये सब बंद कर, चल ठीक है, पढ़ाई में मन लगा तो पढ़ाई में ध्यान रख। ना पास नहीं हुआ ना, हुआ है कभी? नहीं जी, पाठशाला जाना ही बंद करा दिया, इसलिए परीक्षा में नहीं बैठा हूँ, पास की बात ही कहाँ। अच्छा, अब तो घर जा, चल सवेरे से पाठशाला जो जाने लग जाना। जी, मैं उठ खड़ा हुआ। बाहर निकलते निकलते मैंने सुना, अरे बच्चे की जात है, एक आध वक्त सिनेमा चला गया तो क्या हुआ, एक आध बार खेलने में लग गया तो क्या हुआ, इस बात पर उसका पढ़ना लिखना थोड़ी बंद कर देगा, बता दूँ। दादा को यहाँ पर नंबर में ले रहे हैं। जी, आप कहते हैं तो मैं भेज देता हूँ कल से, देखते हैं एक आध वर्ष में कुछ सुधार हो जाए तो। दादा ने मन मारकर जो कहा, सुधार हो जाए तो ठीक है, देख लेते हैं। इस समय उसका कोई है जो बस नहीं चलता था, इस समय उसका कोई बस है जो नहीं चला था, हाँ करनी ही पड़ी। खाना खाते खाते दादा ने मुझसे वचन ले लिया, पाठशाला 11 बजे होती है, दिन निकलते ही खेत पर हाजिर हो जाना, 11 बजे तक पानी लगाना चाहिए, खेत पर से सीधे पाठशाला पहुंचना, सवेरे आते समय ही पढ़ने का बस्ता घर से ले आना। दादा भी चालू निकला। छुट्टी होते ही घर में बस्ता रखकर सीधे खेत पर आकर घंटा भर ढोर चराना, ढोर यानी गाय भैंसे जानवर वो चराना। और कभी खेतों में ज़्यादा काम हुआ तो पाठशाला में गैर हाजिरी लगाना, समझे? मंजूर है का? हाँ, खेत में काम होगा, ये आगे साइन ये लंबा प्लस स्वर की ओर आता है, हाँ लंबा चलता है। गैर हाजिर रहना ही चाहिए, खेत में काम होगा तो गैर हाजिर की, खेत में काम हुआ ना तो एब्सेंट लगेगी। मैं ऐसे बोल रहा था मानो मुझे सारी बातें मंजूर है, मन आनंद से है जो उमड़ रहा था कि बस स्कूल जाएंगे, अब तो पढ़ेंगे। हाँ, इतना मंजूर हो तो पाठशाला जाना, नहीं तो ये पढ़ना लिखना किस काम का, मैं सवेरे शाम खेतों पर आता रहूँगा न। हाँ, यदि नहीं आया किसी दिन तो देख, गांव में जहाँ मिलेगा वहीं कुचलता हूँ कि नहीं तुझे, तेरे ऊपर पढ़ने का भूत सवार हुआ है, मुझे मालूम है, बॉलिस्टर नहीं होने वाला है तू। दादा बार बार कुर कर रहा था और मैं चुपचाप गर्दन नीचे करके जो खाने लगा था साहब। रोते धोते पाठशाला फिर से शुरू हो गई। गर्मी सर्दी हवा पानी वर्षा भूख प्यास आदि सब कुछ भी इन सब का ख्याल न करते हुए खेती के काम की चक्की में 11 से 5 बजे तक पिसते रहने से छुटकारा मिल गया। उस चक्की की अपेक्षा मास्टर की छड़ी की मार अच्छी लगती थी, उसे मैं मज़े से सहन कर लेता था। यहाँ पर खेत में सारे दिन पचो। दोपहरी भर की कड़क धूप का समय पाठशाला की छाया में व्यतीत हो रहा था। गर्मी के 2 महीने आनंद में बीत गए। फिर से 5वीं में जाकर बैठने लगा। फिर से नाम लिखवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। 5वीं नापास की टिप्पणी नाम के आगे लिखी हुई थी और वह 5वीं की ही हाजिरी रजिस्टर में लिखा रह गया था। पहले दिन कक्षा में गया तो गली के 2 लड़कों को छोड़कर कोई भी पहचान नहीं पाया। 5वीं में नाम लिखा हुआ था ना, वो वहीं रह गया कि पहली बार जब गया ना तो कोई पहचान नहीं पाया गली के 2 लड़कों को छोड़कर। मेरे साथ के सभी लड़के आगे चले गए थे। मेरी अपेक्षा कम उम्र के और मैं जिन्हें कम अक्ल का समझता था उन्हीं के साथ अब बैठना पड़ेगा, क्योंकि वो उसने पढ़ाई छोड़ दी थी बीच में, 1 साल बर्बाद हो गया तो उसके साथ वाले आगे निकल गए थे। ये बात कक्षा में पहुंचने पर समझ में आई। मन खट्टा हो गया कि साथ वाले आगे चले गए। बाहर ही अपरिचित जैसा एक बेंच के एक सिरे कोने पर जा बैठा। मास्टर कौन है इसका पता नहीं था। पुरानी किताबों और पुरानी कॉपियों का उस कक्षा से कोई संबंध नहीं था, फिर भी लट्ठे के बने थैले में उन्हें ले आया था। बस अड्डे पर कोई लड़का अपनी पोटली संभाले किसी इंतजार में जैसे बैठा होता है, उसी तरह मैं अपनी पढ़ाई की पुरानी धरोहर संभाले बैठा था, पुरानी किताबों वगैरह को सबको। क्या नाम है मेहमान नया दिखाई देता है या गलती से इस कक्षा में आ बैठे हो? कक्षा के सबसे ज़्यादा शरारती चौहान के लड़के ने सामने आकर खिल्ली उड़ाने के स्वर में पूछा। तो
ये ध्यान में रखना। शरारती चौहान के लड़के ने सामने आकर क्या पूछा, क्या नाम है मेहमान, नया दिखाई देता हो। मतलब एक तरीके से बच्चे को आते ही मजे लेने शुरू कर दिए लड़कों ने, बाकी ने। मेरे ध्यान में आया कि मेरी पोशाक भी अजनबी जैसी है। बालूगड़ी की लाल माटी के रंग में मटमेली हुई धोती और गमछा पहनकर मैं अकेला ही है जो था, बाकी सब ठीक ठाक तरीके से बैठे हुए थे, ठीक ठाक ड्रेस में थे। देखें देखें तुम्हारा गमछा, लोग मजे लेने लगे कि देखें देखें तुम्हारा गमछा। कहते हुए उसने मेरा गमछा, जो छोटा तौलिया सा आप रखते हो ना गमछा हाथ में, गले में डालकर खींच लिया। गया अब मेरा गमछा, पूरी कक्षा में इसकी खींचातानी होगी और फट जाएगा। मन में मैं ये सोचकर रुआं सा हो गया, बिल्कुल रोने जैसी स्थिति हो गई मेरी, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। उस लड़के ने उसे अपने सिर पर लपेट लिया और मास्टर की नकल करते हुए उसे उतार कर टेबल पर रख कर अपने सिर पर हाथ फेरते हुए हुश की आवाज़ की। इतने में मास्टर आ गए और वह गुंडा झट से अपनी जगह पर जा बैठा। मेरा गमछा टेबल पर ही रहा। पहले दिन ही इस घटना ने मेरे दिल की धड़कन बढ़ा दी और छाती में धक धक होने लगी, क्योंकि गुंडा जो लड़का था शरारती, वो तो जाकर बैठ गया। अब उसके और मन में आ गया कि अब है जो मास्टर जी गुरुजी है जो हमें टिकाएंगे, क्योंकि गमछा रह गया मेरा। अब लूँ तो भी कैसे लूँगा, उठूंगा कि किसका गमछा है, साहब मेरा गमछा है, तो और है जो ठुकाई हो जाएगी आज आते आते ही। तो रणनवरे मास्टर कक्षा में आए। तो मास्टर का क्या नाम था, रणनवरे। ध्यान में रखना, कौन, रणनवरे। तो रणनवरे मास्टर जो कक्षा में आते हैं भाई साहब, और टेबल पर मटमेला गमछा देखकर उन्होंने पूछा किसका है रही है, किसने छोड़ा है यहाँ पर। तो साहब मेरा है मास्टर जी। तो कौन है, मैं जकाते, पिछले साल फेल होकर इसी कक्षा में बैठा हूँ। तो मैं कौन, जकाते यहाँ पर, ध्यान में रखना। अब आ गया इसका, दे दिया इसको नाम यहाँ पर जकाते। गमछा ले जा। उसने छड़ी से मेरा गमछा उठाकर जो नीचे डाल दिया। मैं उसे उठाने गया तो कहा यहाँ क्यों रखा है मूर्खों की तरह। मैंने नहीं रखा मास्टर, उस लड़के ने मेरे सिर से छीन लिया और यहाँ रख दिया। ये चौहान का बच्चा बिन बात के उठक पटक करता है, कहते हुए मास्टर उस लड़के की ओर जो चले गए। तो ये कथन ध्यान में रखना किसका है, मास्टर का। पूछ लिया जाए ये चौहान का बच्चा बिना बात के उठक पटक करता है, किसका कथन है भाई साहब, चौहान का, माफ कीजिए मास्टर का कथन है, ठीक है। मास्टर ने मेरे बारे में और भी पूछताछ की और वामन पंडित की कविता पढ़ाने लगे। तो मास्टर जी कौन से कविता पढ़ाने लगे थे, वामन पंडित की। और मास्टर कौन, अपने रणनवरे। और बीच की छुट्टी में मेरी धोती की काछ उस लड़के ने 2 बार खींचने की कोशिश की जहाँ से बांधते हैं, लेकिन मैं फिर दीवार की तरफ पीट करके जा बैठा और तो पूरी छुट्टी होने से पहले उठा ही नहीं। खिलौने के लिए बनाए गए कौवा के बच्चे को खुले में रख देने पर जैसे कोए चारों ओर से उस पर चोंच मारते हैं, वैसा ही मेरा हाल हो गया। मेरी ही पाठशाला मुझे ही चोंच मार मार कर जो घायल कर रही थी, सबके सब है जो प्रहार कर रहे थे, कोई किसी तरीके से, कोई किसी तरीके से। घर जाते समय सोच रहा था कि लड़के मेरी खिल्ली उड़ाते हैं, धोती खींचते हैं, गमछा खींचते हैं, तो इस तरह कैसे निभा होगा, मतलब इस तरीके से कैसे काम चलेगा, इस तरीके से कैसे मैं निभा पाऊंगा, कैसे पढ़ पाऊंगा। नहीं जाऊंगा ऐसी पाठशाला में, इससे तो अपना खेत ही अच्छा है, चुपचाप काम करते रहें। गली के 2 ही लड़के हैं कक्षा में, वे भी मुझसे भी कमज़ोर हैं, वे क्या मदद करेंगे। मन उदास हो गया। 4वीं से 5वीं तक पाठशाला अपने लगती थी, लेकिन अब वह एकदम पराई पराई जैसी लगने लगी है। अपना वहाँ कोई नहीं है। सवेरे हो जाने पर मैं उमंग में था, फिर से पाठशाला चला गया। माँ के पीछे पड़कर एक नई टोपी और 2 नाड़ी वाली चड्डी मेल खाऊ रंग की 8 दिन में है जो मंगवा ली। चड्डी पहनकर पाठशाला में और धोती पहनकर खेत पर जाना शुरू किया। धीरे धीरे लड़कों से परिचय बढ़ गया। मंत्री नामक मास्टर कक्षा अध्यापक के रूप में बीच में आए। तो मंत्री नामक नए मास्टर एक और कक्षा अध्यापक के रूप में बीच में आए। वे प्राय छड़ी का उपयोग नहीं करते थे, हाथ से गर्दन पकड़कर पीठ पर घुसा मारते थे। तो ये ध्यान में रखना, हाथ से गर्दन पकड़कर पीठ पर गुस्सा मारने वाले मास्टर का क्या नाम, तो मास्टर रणनवरे आ जाएगा, मंत्री आ जाएगा, तो ध्यान में रखना मंत्री, ठीक है, मंत्री नामक मास्टर। तो पीठ पर एक जोर का बैठते ही लड़का हुक बढ़ने लगता है। लड़कों के मन में उनकी दहशत बैठी हुई थी। इसके कारण उधम करने वाले लड़कों को प्राय मौका नहीं मिलता था, पढ़ने वाले लड़कों को शाबाशी मिलने लगी। मंत्री मास्टर गणित पढ़ाते थे। तो ये ध्यान में रखना, ये भी सवाल बन सकता है, मंत्री मास्टर क्या पढ़ाते थे, गणित, हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, तो वो पढ़ाते थे गणित। एक आध सवाल गलत हो जाता
तो उसे वे अपने पास बुलाकर समझा देते। एक आध लड़के की कोई मूर्खता दिखाई दी तो वे उसे वहीं ठोक देते। इसलिए सभी का पसीना छूटने लगता। सभी लड़के घर से जो पढ़ाई करके आने लगे थे। अब वहीं आगे बात करें तो वसंत पाटिल नाम का एक लड़का, शरीर से दुबला पतला किंतु बड़ा होशियार था। तो देखिए ये जो संघर्ष की गाथा है, जो पढ़ाई के लिए उस लड़के का संघर्ष है, वो जूझ रहा है इसके लिए, वो सारी की सारे विवरण अभी चल रहा है यहाँ पर प्रसंग। तो वसंत पाटिल नाम का भी एक लड़का था जो शरीर से क्या था, दुबला पतला था, लेकिन था बड़ा होशियार। उसके सवाल हमेशा सही निकलते थे। स्वभाव से शांत, हमेशा पढ़ने में लगा रहता, घर से पूरी तैयारी करके आता होगा, दूसरों के सवालों की जांच करता था। मास्टर ने उसे कक्षा का मॉनिटर बना रखा था। तो कक्षा का मॉनिटर कौन, मास्टर ने कक्षा का मॉनिटर किसे बना रखा था? वसंत पाटिल को। ये ध्यान में रखना, पूछा जा सकता है सवाल। हमेशा पहली बेंच पर बैठता, बिल्कुल मास्टर के पास। कक्षा में उसका सम्मान था बड़ा, बिल्कुल स्टैंडर्ड था एक। मुझे ये लड़का मेरी अपेक्षा छोटा लगता था। मैं उससे पहले ही 5वीं में पहुंच गया था। गलती से पिछड़ गया हूं मैं, इसलिए मास्टर को कक्षा की मॉनिटर मेरे हाथ में सौंपने चाहिए, मुझे ऐसा लगने लगा। दूसरी ओर यह भी लगता था कि मुझे 2 महीने में 5वीं की पूरी तैयारी करके अच्छी तरह पास होना है। कक्षा में दंगा करना और पढ़ाई की उपेक्षा करना मेरे लिए मुनासिब नहीं होगा। ये ठीक नहीं, बात नहीं है मेरे लिए। हम तो इस कक्षा में ऊपरी हैं, ये नहीं भूलना चाहिए। इन सब बातों के कारण मेरा सारा ध्यान पढ़ाई की ओर ही रहा और वसंत पाटिल की तरह ही पढ़ाई का काम करने लगा। मैं अपनी किताबों पर अखबारी कागज़ के कवर चढ़ा दिए, अपना बस्ता व्यवस्थित रखने लगा। हमेशा कुछ न कुछ पढ़ने बैठता था और उसने यदि कक्षा में कोई शाबाशी का काम किया तो मैं भी दूसरे दिन वैसा ही कुछ करने लगा। मन की एकाग्रता के कारण गणित जो है झटपट समझ में आने लगा और सवाल भी सही होने लगे। कभी कभी वसंत पाटिल के साथ साथ एक तरफ से वह तो दूसरी तरफ से मैं लड़कों के सवाल जांचने लगा। इसके कारण मेरी और वसंत की दोस्ती जो जम गई भाई साहब। एक दूसरे की सहायता से कक्षा में हम अनेक काम करने लगे। मास्टर मुझे आनंदा कहकर बुलाने लगा। मुझे पहली बार किसी ने आनंदा कहकर पुकारा। माँ कभी आनंदा कहती, परंतु बहुत कम मास्टरों के इस अपनेपन के व्यवहार के कारण और वसंत की दोस्ती के कारण पाठशाला में मेरा जो विश्वास बढ़ने लगा कि अब मुझे पढ़ना चाहिए, पाठशाला ठीक चीज़ है। नेवा सोंदलगेकर मास्टर मराठी पढ़ाते थे। तो मराठी के मास्टर का क्या नाम था? नेवा सोंदलगेकर। ध्यान में रखना। पढ़ाते समय वे स्वयं में रम जाते थे, मतलब पढ़ाते पढ़ाते इतने भाव विभोर हो जाते, रम जाते थे, पूरा बिल्कुल खो जाते थे। विशेषतः वे कविता बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाते थे। सुरीला गला, छंद की बढ़िया चाल और उनके साथ ही रसिकता थी उनके पास। पुरानी नई मराठी कविताओं के साथ साथ उन्हें अनेक अंग्रेजी कविताएं कंठस्थ थी। अनेक छंदों की लय, गति, ताल उन्हें अच्छी तरह आते थे। पहले वे एकाध कविता गाकर सुनाते थे, फिर बैठे बैठे अभिनय के साथ कविता का भाव ग्रहण कराते, उसी भाव की किसी अन्य कवि की कविता भी सुनाकर बताते दिखाते थे। बीच में कवि यशवंत बाबे बोरकर और बारा तांबे, गिरीश, केशव कुमार आदि के साथ साथ अपनी मुलाकात के संस्मरण, तो ये जितने भी कवि उनके संस्मरण की मुलाकात के किस्से भी सुनाते थे। ये मराठी पढ़ाने आते थे। तो याद, वे स्वयं भी कविता करते थे। याद आ गई तो वे अपने भी एक आध जो चेपते थे, एक आध सुना देते थे। यह सब सुनते हुए, अनुभव करते हुए मुझे अपना भान ही नहीं रहता था, अपना पता ही नहीं रहता था। मैं अपनी आंखों और कानों में प्राणों की सारी शक्ति लगाकर दम रोककर मास्टर के हाव भाव, ध्वनि, गति, चाल और रस जो पीता रहता था। मतलब मास्टर साहब की कविता में उनके रंग रूप में, हाव भाव के अंदर उनकी चाल ढाल, जो गति, जिस लय तरंगता के साथ, जिस आनंद के साथ, जिस रस सिक्त होकर वो पढ़ाते थे, उसके अंदर मैं भी डूब जाता था। सुबह शाम खेत पर पानी लगाते हुए, ढोर चराते हुए, अकेले में खुले गले से वे सारी कविताएं मास्टर के हाव भाव में मैं यति गति, यानी जहाँ रुकना चाहिए, जिस गति जिस लय के साथ गाना चाहिए, और आरोह अवरोह के अनुसार मैं जो गाता रहता। उन कविताओं के अर्थों से खेलता हुआ मैं आगे पीछे आता जाता था। मास्टर जिस प्रकार से बैठे बैठे अभिनय करते थे, मैं भी पानी लगाते लगाते वैसे ही उछल कूद करता अभिनय करता था। क्यारियाँ पानी से कब की भर गई, इसका बहान ही नहीं रहता, पता ही नहीं रहता। मतलब आनंद आने लगा था। मास्टर की चाल पर दूसरी कविताएं भी पढ़ी जा सकती है, इसका पता भी मुझे उसी समय चला। मास्टर की चाल पर मतलब मास्टर जिस लय के साथ गाते हैं, उस लय के ऊपर मैं दूसरी कविता भी जो गा सकता हूँ, गाई जा सकती है, वो तभी पता चला था। इन कविताओं के साथ खेलते हुए मुझे 2 बड़ी शक्तियां प्राप्त हुई। पहले ढोर चराते हुए, पानी लगाते हुए, दूसरे काम करते हुए। अकेलापन बहुत खटकता था पहले तो,
और किसी के साथ बोलते हुए, गपशप करते हुए, हंसी मजाक करते हुए काम करना अच्छा लगता था। हमेशा कोई ना कोई साथ में होना चाहिए ऐसा लगता था। लेकिन अब अकेलेपन से जो ऊब नहीं होती है, मैं बोर नहीं होता हूँ, परेशान नहीं होता हूँ। मैं अपने आप से ही खेलने लगा। उल्टा अब तो ऐसा लगने लगा कि जितना अकेला रहूं उतना अच्छा है। इस कारण कविता ऊंची आवाज में गाई जा सकी, बिल्कुल खुलकर मदमस्त होकर गाता था। किसी भी तरह का अभिनय किया जा सकेगा। कविता गाते गाते थुई थुई करके नाचा जा सकता था। मैं सचमुच ही नाचने लगता था। मैंने अनेक कविताओं को अपनी खुद की चाल में गाना शुरू किया, मतलब खुद के तरीके से, खुद के लय से, खुद के ढंग से। अनंत काणेकर की कविता जिसकी पहली पंक्ति इस प्रकार है, चांद रात पसरी ते पाढ़री गाया धरणीवरी। सवाल बन सकता है, बहुत अच्छा सवाल। चांद रात पसरी ते पाढ़री गाया धरणीवरी किसकी कविता है? अनंत काणेकर की कविता है। सीधा सवाल बन जाएगा। को मैंने मास्टर की चाल से अलग अपनी चाल में बिठाकर गाई। ये चाल एक सिनेमा के गाने के आधार पर थी, यानी पेरोडी सॉन्ग बनाते हैं जो उस प्रकार से कि गाने की धुन दूसरी है, उस पर दूसरे लिरिक्स शब्द है जो लिखकर गाना। और वह गाना क्या था? केशव करणी जाति नामक छंद में जो था। उस कविता को मैं मास्टर की अपेक्षा ज़्यादा अभिनय के साथ गाता था। चेहरे पर कविता के भाव पैदा करने का प्रयत्न करता था। मास्टर जी को मेरा प्रयत्न इतना अच्छा लगा कि 6वीं 7वीं कक्षा के सभी लड़कों के सामने मुझे बुलवाकर गवाया। पाठशाला के समारोह में भी उसे गवाया। इसके कारण मुझे लगा कि मेरे कुछ नए पंख निकल आए। अब मुझे थोड़ा जानने लग गए यहाँ पर लोग सारे। मास्टर स्वयं कविता करते थे। अनेक मराठी कवियों के काव्य संग्रह उनके घर में थे। वे उन कवियों के चरित्र और संस्मरण बताया करते थे। इनके कारण ये कवि लोग मुझे आदमी ही लगने लगे थे। खुद सौंदलगेकर मास्टर कवि थे। तो ये पूछा जा सकता है, सौंदलगेकर कवि क्या थे? मास्टर कवि ए ब दोनों या और कुछ डॉक्टर? तो ए ब दोनों, मास्टर और कवि दोनों थे। मास्टर भी थे, कवि भी थे। इसलिए ये विश्वास हुआ कि कवि भी अपने जैसा एक हाड़मास का क्रोध लोभ का मनुष्य ही होता है। मुझे भी लगा कि मैं भी कविता कर सकता हूँ। मास्टर के दरवाजे पर छाई हुई मालती की बेल पर मास्टर ने एक कविता लिखी। वह कविता और वह लता मैंने दोनों ही देखी थी। इसके कारण मुझे लगता था कि अपने आसपास, अपने गांव में, अपने खेतों में कितने ही ऐसे दृश्य हैं जिन पर मैं कविता बना सकता हूँ। यह सब कुछ अनजाने में ही होता रहता था। भैंस चराते चराते मैं फसलों पर, जंगली फूलों पर तुकबंदी करने लगा। उन्हें जोर से गुनगुनाता भी और मास्टर को दिखाने भी लगा। कविता लिखने के लिए खिस्सा में कागज और पेंसिल रखने लगा। कभी वह न होते तो लकड़ी के टुकड़े से भैंस की पीठ पर रेखा खींचकर लिखता था। पत्थर की शिला पर कंकड़ से लिख देता। जब कंठस्थ हो जाती तो पहुंच देता। किसी रविवार के दिन एक आध कविता बन जाती तो फिर सोमवार के दिन मास्टर को जो दिखाता था। तो ये आनंदा जो है किस दिन मास्टर को अपनी कविता दिखाता था? सोमवार के दिन पूछा जा सकता है ज़्यादातर। बहुत बार तो सवेरा होने तक का धीरज छूट जाता और मैं रात को ही मास्टर के घर जाकर कविता दिखाता। इतना एक्साइटमेंट हो जाता था। वे उसे देखते और शाबाशी देते और फिर कभी कभी तो कविता के शास्त्र पर एक पूरी महफिल हो जाती थी कि इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर होगा, यहाँ ऐसा करना चाहिए, यहाँ ऐसा करना, ये सारी बातें। बोलते बोलते मास्टर कवि की भाषा कैसी होनी चाहिए, संस्कृत भाषा का उपयोग कविता के लिए किस तरह होता है, छंद की जाति कैसे पहचाने, उसका लय क्रम कैसे देखे, अलंकारों में सूक्ष्म बातें कैसे होती है, अलंकारों का भी एक शास्त्र होता है, कवि को शुद्ध लेखन क्या करना क्यों जरूरी होता है, शुद्ध लेखन के नियम क्या है, आदि अनेक सब्जेक्ट पर, अनेक विषयों पर वे सहज बातें बताते रहते। मुझे उनके प्रति अपनापा अनुभव होता। वे मुझे पुस्तक देते, अलग अलग प्रकार की कविता संग्रह देते। उन्होंने कई नई तरह की कविताएं सुनाई तो लगा मैं इस ढर्रे पर कविता बनाऊं। फिर तो सारे दिन उस दिशा में ये कोशिश है जो मेरी चलती रही। इन बातों से मैं सौंदलगेकर मास्टर के बहुत नज़दीक पहुंच गया और जाने अनजाने मेरी मराठी भाषा सुधरने लगी। उसे लिखते समय बहुत सचेत रहने लगा। अलंकार, छंद, लय आदि को सूक्ष्मता से, बारीकी से देखने लगा। शब्दों का नशा चढ़ने लगा। ऐसा लगने लगा कि मन में कोई मधुर बाजा है जो बजता रहता है। और अनुवाद किया इसका केशव प्रथम वीर ने साहब। तो ये था अपना जूझ जो उपन्यास है उसका अंश। कैसा क्या लगा कमेंट करके आप बताइएगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए आप, क्योंकि आपके लाइक से मेरा भी उत्साह बढ़ेगा कि हाँ, मेरे द्वारा करवाया गया ये निःशुल्क जो प्रयास है आपको अच्छा लग रहा है। सभी दोस्तों के साथ सभी ग्रुप में शेयर भी करें आप, ताकि सभी लोग जुड़े इस चैनल से, ये परिवार भी आगे बढ़े, अपना चैनल भी आगे बढ़े और उन लोगों की भी मदद हो।
और पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कवि आदि गणेश हिंदी नाम से, जिस पर 4600 से ज़्यादा लोग जुड़े हैं। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। आप पढ़ाई को लेकर अगर परेशान रहते हैं, कुछ ना कुछ समस्याएं रहती है, तो मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल एक आदि की आवाज़, उस पर मैं पढ़ाई से संबंधित ही मोटिवेशनल वीडियो डालता रहता हूँ। पढ़ाई संबंधित मोटिवेशनल, पढ़ाई करते हुए जो जो समस्याएं आती है उनका क्या क्या निस्तारण समाधान हो सकता है, इस पर मैं वहाँ पर चर्चा करता हूँ। तो आदि की आवाज़ जो यूट्यूब चैनल है, इसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।